मेरा नाम जमील है और मेरी उम्र 20 साल है। घर से भागे हुए मुझे आज चौथा दिन है और मैं लाहौर के मेट्रो स्टेशन आजादी चौक के पिल के नीचे चरसी लोगों के साथ लेटा हुआ था और भूख से पेट दर्द कर रहा था। मैं क्यों आया घर को छोड़कर, ये कहानी आगे चल के आपको पता चलेगी। अभी फिलहाल मुझे भूख सता रही थी और अपने सब दोस्तों से पैसे मांगे पर किसी ने हाँ नहीं की। कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनकी मैंने कॉलेज की 20-20 हजार की फीस तक जमा करवाई पर आज सिर्फ 1,000 के ऊपर अपनी औकात देखा गए साल। मैं यही चीजें सोच रहा था कि एक औरत नुमा लड़की मेरी तरफ आई। इस लड़की को मैं 4 दिन से रात के 12 बजे के बाद रोज देखता था रोड पर टहलते हुए, पता नहीं कौन थी। कपड़े भी अच्छे थे, खूबसूरत भी थी, पर शाम के 12 बजे के बाद ये लड़की रोड पर किया करती थी। बहरहाल ये मेरे पास आई, मैंने अपना बिगड़ा हुआ हुलिया ठीक करने की कोशिश की। इसने पास आते ही कुछ ऐसी अदाएं जाहिर की कि मैं अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। फिर वो बोली, साहिब जी आइए ना, बिल्कुल नया माल है। इतना कहा था कि मेरे सर्दी में भी पसीने आ गए। मैं बोला, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, अब जाओ। पर वो न गई और बोली, शर्माते क्यों हैं, फुल सिक्योरिटी है, आ जाए। मैंने कहा, मेहरबानी करके जाएं आप यहाँ से। मैंने तंग आकर कहा, पर वो मुझे देखती रही और बोली, घर से भागे। मैं जैसे चौंक गया, मेरे कांपते होंठों से बस जी निकला। फिर बोली, अच्छा कितने दिन हो गए हैं? तो मैं बोला, 4। वो बोली, खाना खाया? उसके इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया और मैं इसके मुंह की तरफ ही देखता ही रहा और कुछ ना बोला। वो थोड़ा हंसी और बोली, जाओ कमलिया, उधर आओ मेरे साथ। मैं ना खड़ा हुआ तो वो बोली, डर क्यों रहे हो, आओ। कुछ नहीं कहती, खाना खाना है तो आ जाओ। और इतना कहकर वो चल पड़ी। मैंने कुछ देर सोचा, पर भूख लगी थी। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। इसने पीछे नहीं देखा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं, जैसे इसको यकीन हो कि मैं जरूर आऊंगा। गाड़ियां चल रही थी, लोगों की भीड़ में मेरा ध्यान बस इस लड़की की तरफ था। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आई और इस लड़की को रोक लिया। मैं झट से लोगों के पीछे छप गया और देखने लग गया। गाड़ी से एक पुलिस वाला इस लड़की से बातें करने लग गया जैसे वो जानते हों एक दूसरे को। फिर लड़की ने हंसती हुए पुलिस वाले के हाथ में हाथ फेंका और गाड़ी चली गई। मैं ये देखकर और डर गया। अब इसने पीछे देखा, मेरी तरफ मुझे इशारा किया, आ जाओ। पर मैं डरा हुआ था। इसने फिर गुस्से से इशारा किया। मैं सब कुछ देखकर समझ भी गया था कि ये गलत औरत है, पर ना जाने मुझे इस लड़की में एक ऐसा इंसान नजर आ रहा था जो मुझे मजबूर कर रहा था उसके साथ जाने के लिए। खैर, मैं इसके पीछे पीछे एक होटल में गया। जो लोग लाहौर से ताल्लुक रखते हैं वो जानते होंगे कि आजादी चौक के बिल के चारों तरफ होटल ही होटल है। मैं इस होटल का नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल इस लड़की ने कहा, बैठ जाओ, क्या खाओगे? मैंने इसके मुंह की तरफ देखा पर कुछ ना बोला। कोरमा, प्लेट, रोटियां, सलाद, रायता, फटाफट लाओ, ये जोर से कहा इस लड़की ने। मैंने डरते हुए आसपास के लोगों को देखा पर सब अपने अपने खाने में मसरूफ थे। ऑर्डर आने तक वो लड़की टांग पर टांग रखकर एक पांव हिलाती रही और मैं भीगी बली की तरह बैठकर कौरमे का इंतजार करता रहा। छोटा लड़का खाना लेकर आया। अभी प्लेट रखी ही थी कि लड़की ने प्यार से छोटे को थप्पड़ मारा, जल्दी नहीं आया जाता, तुझसे पता नहीं तुम्हें साहिब जी को भूख लगी है। साहिब जी सुनकर मुझे हिचकी सी आई और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लग गया। इसने खाने की तरफ इशारा किया और मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लग गया और वो मुझे ही देखती रही। मैंने 1-2 दफा खाते हुए इसकी तरफ इशारा भी किया कि आ जाओ, अब भी खा लो, पर इसने तंजिया मुस्कुराते हुए न कर दिया। खैर, मैंने पेट भर कर खाना खाकर उसको कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। इसने बड़े दबंग अंदाज में कहा, अफसरों पैसे नहीं हैं तो कुछ और दे दो। मैंने अपना 3310 नोकिया का मोबाइल डरते हुए इसके आगे रख दिया। वो खिलखिलाकर हंसी हुए, तो ज्यादा ही सीधा है। इसने मेरा मोबाइल मेरी तरफ फेंक दिया और बोली, चाय पियोगे? मेरे यहाँ आना कहने से पहले ही इसने मेरी तरफ आंखों में आंखें डालते हुए जोर से आवाज दी, छोटे 2 चाय, एक कड़क और एक हल्की, साहिब जी के लिए। फिर वो मुझसे पूछने लगी, कहाँ से आए हो? मैंने बताया, फुला शहर से। तो वो बोली, क्यों भागे हो? मैंने कहा, वैसे। इस पर वो बोली, घर जाना है? मैं बोला, नहीं। इसने कहा, करते क्या हो? मैंने कहा, पढ़ता हूँ। फिर वो बोली, विच डिपार्टमेंट? तो इस पर मैं चुप रहा। मैं हैरान था कि इस जैसी लड़की को उन चीजों का कैसे पता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके मुंह की तरफ देखता रहा। अब मेरे गौर से इसकी तरफ देखने से इसकी सारी अक्कड़, इसका दबंग स्टाइल खत्म सा होता नजर आया और वो मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं इसकी आंखों में देखता रहा और वो अपने आप को समेटती रही, हत्ता कि इसकी आंख से आंसू टपकने ही वाला था कि इसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। आंसू पूछते हुए वो बोली, छोटे किधर मर गए हो? चाय नहीं आई? अभी तक तुम अपनी माँ को पिलाने चले गए हो शायद।
इसने अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए ये अल्फाज बोले और मुझे कहा कि सुबह तुम इधर नजर ना आओ, जितने पैसे चाहिए ले लो और घर जाओ। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये कहकर वो अपने सूखे हुए हल्क को ठीक करने लग गई। चाय आ गई। इसने हल्की चाय मेरी तरफ की, पर मैंने कड़क चाय की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अब इसका सारा दबंग स्टाइल ढेर हो गया और मुझसे डरने लग गई। फिर मैंने कहा, मुझे कुछ पूछना है आपसे। इसने ये सवाल सुनते ही बैग से हजार के 3 नोट निकाले। ये पकड़ो, अभी जाना है तो अभी जाओ, वरना सुबह अपने घर चले जाना। ये कहकर बगैर चाय पिए वो उठ गए। तो मैंने पीछे से कहा, रुकिए सिर्फ कुछ देर, वरना मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मेरी ये धमकी सुनते ही वो रुक गई और माथे पर शिकन डालते हुए कहा, पूछो क्या पूछना। मैंने कहा, आप बैठे प्लीज, अब मेरी बारी थी। तो मैं बोला, छोटे एक कड़क चाय। फटाफट चाय आ गई, हम दोनों ने चाय पी। फिर वो बोली, पूछो क्या पूछना है, पर वादा करो फिर घर जाओगे। जैसे इसको जाने की जल्दी हो। मैं बोला, सब्र करें, पूछता हूँ। चाय खत्म करके हम होटल से बाहर आ गए। अब वो मुझसे नजरें चुराने लगे। जैसे क्लास में बच्चे उस्ताद के सवाल पूछने से मुंह लटका लेते हैं, कहीं मुझे ना देख ले उस्ताद। ऐसे ही होटल के बाहर एक खाली फ्रूट की रेली थी जो एक दीवार के साथ लगी हुई थी। मैंने कहा, कुर्सी का इंतजाम कर सकती। इसने छोटे को आवाज दी और छोटा 2 कुर्सियां लेकर हाजिर हो गया। मैंने दोनों कुर्सियां इस रेली के पीछे लगा दी। इधर बैठो। वो बैठ गए। फिर मैंने कहा, नाम क्या है? इसने नहीं बताया। फिर मैंने पूछा, कहाँ से हो? तो इसने कहा, फुला शहर से। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? इसने बेझिझक कहा, तवाइफ। मैंने कहा, कितना अरसा हो गया? वो बोली, 3 साल से ऊपर। मैंने कहा, माँ बाप कहाँ हैं? वो बोली, घर होंगे। मैंने पूछा, तुम्हें नहीं पता? तो वो बोली, अपने जो पूछना है वो पूछे। तो इस पर मैं बोला, मुझे यही पूछना है, सही सही बताओ मुझे। वो उठ गई, जाने लगी, पर मेरे बुलाने के बगैर वापस आकर बैठ गई। इसने बैठकर अपने बाल संवारे और लंबी आ गई। सर्दी के दिन थे। मैंने होटल से कुछ सुलगते हुए कोयले एक पुरानी सी लोहे की भट्टी में लिए और दोनों कुर्सियों के दरमियान रख दिए। फिर इसने बोलना स्टार्ट किया और बोलते बोलते कोयले की रोशनी से इसके गालों पर आंसू मोती की तरह नजर आ रहे थे। इसने सारी कहानी सुनानी शुरू की। वो एक निजी यूनिवर्सिटी में BS ज़ूलॉजी की तालिबा थी और यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। इश्क में अंधी होकर अपने माँ बाप को छोड़कर लड़के के साथ भाग बैठी थी। लड़के ने अपना मतलब पूरा किया और उसको लाहौर में एक तवाइफ को बेच दिया। दिल बर्दाश्ता होकर 2 दफा खुदकशी की कोशिश भी की और दोनों बार मुजिजा बच भी गई। घर जाने का इरादा किया। वापस पर पता करने पर पता चला कि इसका तो गायबाना तौर पे 40वां भी पढ़ लिया गया और उसके नाम की गांव में एक फर्जी कब्र भी बनी हुई है। इसलिए वो अब कोठे को ही अपना माँ बाप सब मान चुकी है, जैसे वो कई सदियों से इस कहानी को सीने में दबाए बैठी हो। इसी दौरान फजर का वक्त हो गया। बातें करते करते कोयले बुझ चुके थे, पर कहानी सुनकर मेरे सीने में एक आग लगी हुई थी। बाहर से परसुकून और अंदर एक तहलका मचा हुआ था। सुबह की पहली किरण जैसे ही नजर आई, राहत और सुकून अंदर तक महसूस होने लग गया। इसको भी सब्र आ गया। पता नहीं कितने सालों से अपने इस राज को दफन किए हुए थी। कुदरत का कानून है, हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और वो सुबह भी कुछ ऐसे ही थी। हर तरफ खामोशी, वो भी खामोश में भी खामोश। अब लोग दूध दही के लिए निकलने लग गए थे। इसका भी अपने कोठे पर जाने का वक्त हो गया था। मैं चाहकर भी इसको रोक न पाया। इसके दिए हुए पैसे मेरे हाथ में थे। इसने मुझे कहा, जाओ अब घर अपना वादा पूरा करो। अब मैं क्या करूं मुझे कोई समझ न आई और मैं किसी और फैसले पर जा पहुंचा। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना घर। तो वो चौंक कर बोली, क्या? पर तुमने मुझसे वादा किया था तुम घर जाओगे। मैंने कहा, हाँ जाऊंगा घर, पर यहाँ से कुछ बनकर अपने कदमों पे खड़ा होकर। फिर वो बोली, तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। मैंने कहा, जी नहीं, वादा घर को जाने का था और मैं जाऊंगा एक दिन वापस। तो वो बोली, अब फिर क्या करोगे? ये शहर इंसानों को निकल जाते हैं। मैंने कहा, हम दोनों आज से नई जिंदगी गुजारेंगे। वो बोली, कौन दोनों? मैंने कहा, हम दोनों, मैं और तुम। तो वो बोली, तवाइफ की कोई जिंदगी नहीं होती, वो बेबस होती है। किसी की राहत का समा होती है, किसी की चाहत का समा होती है, तो किसी का टाइम पास करती है और बदले में जो चंद टके इसको मिलते हैं, इससे उन्हीं के लिए इस जिस्म को तरोताजा रखने का समा करती है। तवाइफ बस होती है, वो सब की होती, पर उसका यहाँ कोई नहीं होता। कोई उसके जिस्म का मालिक बन बैठता तो कोई उसके कुर्ब का। तुम चुपचाप अब यहाँ से चले जाओ। घर से भागे हुए का ये शहर बिल्कुल साथ नहीं देते। यहाँ खो जाने वाले कभी अपने आप को भी नहीं मिला करते। पर मैं फैसला कर चुका था कि मैं इस मोहसिन जादी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता।
मैं इस दलदल और समाज में छोड़ के इसको नहीं जा सकता। वो अपने कोठे को वापस चल पड़ी, जो थोड़ा ही दूर कहीं था, और मैं इसके पीछे पीछे था। वो मुझे गुस्सा करती रही और चलती रही और कहती जाती रही, मैंने किस मुसीबत को गिले पाल लिया। आखिरकार चलते चलते हम इसके कोठे तक पहुंच गए और मेरे पास बोलने के लिए इसको कोई अल्फाज ही न बचे थे। वो अंदर जाने लगी तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुमसे प्यार करने लग बैठा हूँ। वो मुड़ी और खिलखिला के हंसने लगी और एकदम से हंसी गायब करके बोली, तवाइफ से प्यार जरूरत पूरी करने के लिए किया जाता है। अगर तुम्हारी कोई चाहत भी है तो आओ अंदर, में वो भी पूरी कर देती हूँ। फिर वो बोली, पर तुम जाओ वापस। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर वो बोली, तवाइफ से शादी नहीं की जाती, इसको रखेल बनाया जाता है, जो इस वक्त तुम इस हाल में भी नहीं कि मुझे बना सको। इसने कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, किसी की चाहत ने यहाँ लाके छोड़ा मुझे। तो इस पर वो बोली, अब तो चाहत का एक ही मतलब है कि लोग ले जाते हैं और अपनी हवस की चाहत पूरी करके चंद पैसे हथेली पे रख देते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ। तो वो बोली, इज्जत वो तो कहीं खो चुकी। मैं बाप की दहलीज पार करके जहाँ मैं भाइयों का मान थी, बाप की शान थी, माँ की जान थी मैं। अब तो ज़िल्लत की जिंदगी है, पड़ी माँ की बद्दुआ, बाप की आह है, भाइयों की नफरत और पेट की आग बुझाने को एक मकरू धंधा, जो जरा सी जवानी ढलने के बाद वो भी नहीं रहना। मैं बोला, मैं तुमसे निकाह करके एक नई जिंदगी देना चाहता। तो इसने कहा, एक नई जिंदगी के चक्कर में ही मुझे यहाँ लाके छोड़ा। क्या नहीं था मेरी पुरानी जिंदगी में मान सम्मान, इज्जत, रोटी कपड़ा, तहफ्फुज, एक छत, रिश्ते नाते, बहन भाई। इसी नई जिंदगी ने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। चलो अंदर आओ, यहाँ तक आ ही गए हो। हम अंदर चले गए। सामने एक दरमियानी उम्र की औरत बैठी घूर रही थी और उसको सख्त गुस्से में बोली, कौन है ये? तो ये बोली, कोई नहीं, मेरा कस्टमर है। तो वो औरत बोली, उसकी हालत देख के लगता तो नहीं है। पर वो जवाब दिए बना आगे एक कमरे की तरफ चल पड़ी मुझे लेके। हम इसके कमरे में चले गए, जहाँ देख के लगता ही नहीं था ये एक तवाइफ का कमरा हो। बेहतरीन कारपेट बिछा हुआ, अच्छा सा एक बेड लगा हुआ था, एक अलमारी जिसमें इसके कपड़े पड़े हुए थे, एक तरफ को किताबें पड़ी हुई और एक अदद सोफा पड़ा हुआ। किताबों से नाता इसने अभी तक नहीं तोड़ा था। मैं सोफे पे बैठ गया और उसको कायल करता रहा, पर उसकी हर बात का एक ही जवाब होता कि मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ और मुझे इस जिंदगी से अब कोई लेना देना नहीं रहा। बातें करते करते कब मुझे नींद आ गई, कुछ पता न चला, और तब खिली जब वो खाना लेके कमरे में आई। शाम का वक्त हमने मिल के खाना खाया और उसने कहा, आज मैं खुद तुम्हें गाड़ी पे बैठा के आऊंगी। रात ढलते ही वो तैयार होके मुझे साथ लिया और निकल पड़ी बाजार और सीधा बस अड्डे की तरफ। मैंने रास्ते में इसको एक पार्क में रुकने का कहा और हम एक पार्क में बैठ गए और मैंने एक बार फिर इसको अपनी बात पे कायल करने की कोशिश की। इसने कहा, बाबू तुम मुझे लेके जाओगे कहाँ? तुम तो खुद दरबदर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारे तो अपने पास छत तक नहीं रहने के लिए, और एक तवाइफ को तुम अपने साथ अपने घर लेके जा नहीं सकते। मैंने कहा, हम अलग जिंदगी शुरू करेंगे और जब तक मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता घर मैंने भी नहीं जाना। और जिस दिन घर तुम्हें लेके गया, तुम्हें मेरी शरीक हयात के तौर पे ही सबको कबूल करना पड़ेगा, वरना घर से तो मैं ऐसे भी निकल आया हूँ। और बाकी रही बात तुम्हें लेके कहाँ जाऊंगा, वो तुम हामी भर लो तो मदद खुदा मेरी खुद कर लेगा। फिर वो बोली, पर मैं तो तुम्हें यहाँ बस पे बिठाने आई थी। मैंने कहा, बस पे जरूर बैठूंगा, पर अकेला नहीं, तुम्हें साथ लेके वापस जाने के लिए नहीं, एक नई मंजिल के लिए। और क्या पता मेरा यहाँ होना, तुमसे मिलना, ये सब पहले से तय हुआ हो। कहा जाता है जुड़े आसमानों पे बनते हैं। वो बोली, मुझे सोचने का वक्त दो, मैं पहले भी किसी के एतबार का खमियाजा भगत रही हूँ, अब के जो एतबार टूटा तो मैं जान से भी जाऊँ। सारी रात में इसको समझाता रहा और एक होटल से हमने खाना खाया और एक दो जोड़े कपड़ों के खरीद लिए मेरे लिए, और कुछ हालत बेहतर की मेरी इसने। फिर एक होटल का रूम लिया मेरे लिए और मुझे वही रहने का कहा कि अगर तुम्हें साथ फिर ले गई कोठे पे तो सबको शक होगा, बस मुझे आज का टाइम दो, पर तुम एक वदा करो मुझसे। मैंने कहा, कौन सा वदा? वो बोली, जो मैं ना आई वापस तो तुम मेरे पीछे नहीं आओगे कोठे पे। तुम एक दिन मेरा इंतजार करना और यहाँ से लूट जाना घर को वापस। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे, पर सुनो, मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम एक बेहतरीन जिंदगी जियो, चाहे इसके लिए मुझे सख्त से सख्त मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर सुबह होते ही वो मुझे छोड़ के अपने कोठे पर चली गई और मैं शाम होने का इंतजार और आगे के बारे में सोचने लगा, और मैं सोचते सोचते सो गया और उसका इंतजार करने लगा।
रात के 8 बज चुके थे और अब इंतजार करते करते मुझे डर लगने लगा था कि वो आएगी भी या नहीं, और मुझे पाबंद वदा कर चुकी थी कि मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। प्यार था, चाहत थी, अब फिर एहसान का बदला जो मैं चुकाना चाह रहा था, जिसकी वजह से एक एक मिनट भारी होता जा रहा था। मैं कभी होटल के कमरे में और कभी होटल के बाहर देखने चला जाता, पर वो कहीं नहीं नजर आती और मैं अपना सा मुंह बना के रह जाता। कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं देके गई थी कि मैं राब्ता कर सकता। इसी तजब्जुब के आलम में रात के 10 बज चुके थे और वो ना आई वापस। मैं परेशानी के आलम में कहीं उधर उधर उसको तलाश करने भी नहीं निकल सकता था कि कहीं वो आए और मुझे ना पाके वापस चली जाए। रात के 12 बज चुके थे और वो अब तक न आई और मैं ना उम्मीद सा हो चुका था कि वो इंसानों पे एतबार खो चुकी है और वो कभी नहीं लौट के आएगी। पर मैं फिर भी एक ना उम्मीदी पर भी एक उम्मीद की किरण रख के बैठा, उसका इंतजार करता रहा और नीचे होटल के बाहर बने छोटे से फुटपाथ पे बैठ गया। पता नहीं कौन सा पहर था कि मुझे गार्ड ने वहां बैठने से मना कर दिया कि उठो यहाँ से, और मैं वहां से उठा और बिना टाइम देखे कमरे में आ के अपनी तैयारी करने लगा। मेरे पास इसके दिए कुछ पैसे पड़े हुए थे जो मैंने होटल का बिल भरा और मैनेजर को सुबह होते ही यहाँ से जाने का बोल दिया। सुबह की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ते ही वो जो जरा सी उम्मीद की एक किरण बज रही थी वो भी दम तोड़ गई, और मैं सुबह की लो फूटते ही अपना सामान उठा के जो कि इसके लिए हुए कपड़े थे होटल के काउंटर पे चाबी देने आ गया। पर वो कहीं नहीं थी, मुझे अपनी मंजिल का भी कोई पता नहीं था कहाँ जाऊँ। खैर मैं वहां से निकल पड़ा कि अड्डे पे जाके ही फैसला करता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने जैसे ही होटल से बाहर कदम रखा, सामने वही खड़ी थी और हाथ में छोटा सा बैग था, और मेरे कुछ कहने से पहले मेरा हाथ पकड़ा और सामने खड़ी टैक्सी में बैठ गई और ड्राइवर को चलने का कह दिया। सारे रास्ते चुप रही, ना इसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। हम वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे और सामान लेके रेलवे स्टेशन के अंदर चले गए और वहां पहुंच के एक बेंच लेके बैठ गए। मुझे बताओ अब मंजिल को कहाँ जाना है, इसने मुझसे पूछा। मैं उसकी तरफ देखने लग गया और मुझे कोई समझ ना आई क्या जवाब दूं। वो बोली जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें लाहौर छोड़ना पड़ेगा वरना इनको पता चला तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। मैंने कहा हम यहाँ से जो पहली गाड़ी निकलेगी इसी पे बैठ जाते हैं, वही मंजिल है हमारी। वो बोली ठीक है, ये लो पैसे और जाओ टिकट का पत्ता कर लो। इसने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं चला गया टिकट लेने। काउंटर पे पहुंच के मैंने पहली गाड़ी का पत्ता किया, कब और कहाँ जानी है। आपने कहाँ जाना है, टिकट काउंटर से आवाज आई। मैंने कहा जो पहली गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई वही मेरी मंजिल है, अब टिकट काट दे। कराची जा रही है गाड़ी, कहाँ की काट दूं टिकट। में बोला अब वही की काट दे टिकट, और मैं कराची की 2 टिकट लेके वापस बेंच पे आके बैठ गया इसके साथ। फिर वो बोली कहाँ की ली और कब की ली टिकट। वो परेशानी की हालत में बोली जैसे इसका दिल हो यहाँ 1 सेकंड भी और ना मिले। मैंने कहा कराची की टिकट मिली और 10 मिनट तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। वो 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर गुजरे हमारे लिए और मजीद कोई बात न की हमने। आखिरकार स्टेशन पे लगे स्पीकर से हमारी मतलूबा गाड़ी की आवाज के भेजी और कुछ देर में गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ लगी और हमने सामान उठाया और जल्दी से गाड़ी में जा बैठे। इसकी हालत गाड़ी चलने तक भी इंतहाई खराब थी और बार बार उंगलियां चटखा रही थी जैसे वो वहां से एक लम्हा में चली जाना चाहती। आखिरकार गाड़ी के रींगने की आवाज एक झटके से आई और सीटी बजने की और गाड़ी अपने मतलूबा मकाम की तरफ रवान दवा हो गई। छक्का छक और जैसे ही स्टेशन की हुदूद क्रॉस हुई तो इसका हौसला कुछ बाल हुआ। हमारे बीच अब तक कोई बातचीत न हुई और वो जैसे सालों की जागी हुई हो और इत्मीनान पाते ही सो गई हो। खिड़की वाली तरफ बैठी वो और मैं उसके साथ बैठा इसी को देखे जा रहा था और ये सोच रहा था कि ये फरिश्ता सिफत लड़की जमाने की सताई हुई अब मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया में एक मेरे आसरे, दोबारा इज्जत की जिंदगी जीने के लिए मेरे आसरे चल निकली। मेरे दिल से बस दुआ निकली कि अल्लाह मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमा। खैर सफर गुजरता रहा और वो मेरे कंधे पे सर रख के सोई रही और मैं ख्यालों में गुम के पहले मैं खुद को ना संभाल सका। अब ये भी मेरे आसरे किया करूंगा। उन्हें सोचों में मेरी भी आंख लग गई और तब खिली मक जब टिकट चेकर ने टिकट तलब की। जब मैं उठा तो वो भी जाग रही थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। मुझे जागते देख के हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पे फैली और पूछा जाग गए तो? मैंने कहा जी हाँ। इतने में चाय वाला की आवाजें आना शुरू हो गई। मैं बोला चाय पियोगी? इसने कहा हाँ ले लो 2 कप चाय।
हमने चाय ली और पीने लगे। इसने कहा, तुम उम्मीद हार चुके थे। मैं बोला, हाँ, कहाँ थी तुम, और इस तरह अफरा तफरी में क्यों थी? तो वो बोली, वहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। सारी रात मौका की तलाश में थी और खरीदी गई तवाइफ जब घर से निकलती है कमाने के लिए तो इस पे नजर रखी जाती है, और वो भी साथ में सामान लेके। तब तो बहुत मुश्किल। इस मकरू धंधे में एक दफा जो फंस गया, इसका निकलना बहुत मुश्किल कर देते ये लोग। इनकी नजर होती हर लड़की पे। बाहर भी निकले तो उनके मुखबिर दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, और मैं बैग उठा के कुछ जरूरी सामान लेके ऐसे सबके सामने नहीं निकल सकती थी। फिर बड़ी मुश्किल से एक बहाना बना के बैग लेके निकली हूँ और मेरे साथ एक लड़का भेजा गया।